हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये सीरीज़ जो चल रहा था किसी कारणवश हमको ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से। ये बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी वाला पार्ट है और इसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो बिहार में देखते हैं कि 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन एवं ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना जो है 3 नदियों पे खास करके बनाया गया है। पहला है सोन नदी, दूसरा है गंडक नदी और तीसरा है कोसी नदी। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं इसी को बारी बारी से, कब इसका स्थापना किया गया था, कहाँ पे बेसिकली ये है। तो चलिए देखते हैं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण जो किया गया था यह 1874 ईस्वी में डेहरी में किया गया था, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो किनारे से निकाली गई। एक जो कि पूर्व की ओर गई जिसको पूर्वी सोन नहर कहा गया, और दूसरा जो कि पश्चिम की तरफ गया उसको पश्चिमी सोन नहर के नाम से हम लोग जानते हैं। जो पूर्वी में गया वो कहाँ गया, तो वो गया है औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है ये पूर्वी सोन नहर कैनल से। दूसरा है पश्चिमी सोन नहर कैनल, ये जाता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ये सब इलाके में जो है सिंचाई की व्यवस्था की गई है इस नहर परियोजना से। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र है जिसका नाम है डेहरी जल विद्युत केंद्र, जो कि 6.6 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होता है यहाँ से, तथा दूसरा है बारून जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। तो याद रखिएगा, इस परियोजना का लाभ किसको किसको मिलता है, बिहार को, उत्तर प्रदेश को एवं नेपाल को भी मिलता है। इस परियोजना जो स्थापित किया गया था 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था और इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ किया गया था। 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ, 1960 में यहाँ पे ये परियोजना स्टार्ट किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास, ये जगह नाम याद रखिएगा, भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास ये निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व दो निकलती है यहाँ भी नहर, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर नहर निकलती है। जो पूर्व की ओर निकलती है उसको पूर्वी गंडक नहर कहा जाता है और जो पश्चिम की तरफ निकलती है उसको पश्चिमी गंडक नहर कहा जाता है। यहाँ पे देखें 2 भाग में बांट दिया गया। तो जो पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त होता है, जो तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिम चंपारण, देखिए कहाँ कहाँ फायदा मिलता है इसको, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाले सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का विद्युत जो है यहाँ पे जनरेट किया जाता है। इस विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। ठीक है, पूर्वी एवं पश्चिमी नहर दोनों पर बना हुआ है। अब आगे है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये भी आपको याद रखना, भारत और नेपाल के समझौता से ये परियोजना बनाया गया है जिसका नाम है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना की स्थापना जो हुआ था 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू किया गया था। ठीक है, ये दोनों डेट भी याद रखना आपको, 1953 एंड 1954। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। ये हनुमान नगर जो है ये नेपाल का एक जगह है, वहाँ पे बांध बनाया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। देखिए 53 में समझौता हुआ, 54 में परियोजना प्रारंभ हुआ और 65 से ये जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर का निर्माण किया गया है। यहाँ भी जितने भी अभी देखे सोन, गंडक, सब में क्या हो रहा था, 2 नहर निकल रही थी। यहाँ भी 2 नहर निकल रही है, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। अगर हम लोग पूर्वी कोसी नहर की बात करें तो इससे जो फायदे मिलते हैं, अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि जगहों पे सिंचाई का काम किया जाता है।
और जो पश्चिम की ओर नहर निकलती है उसमें से किया जाता है दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई का काम होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 3 परियोजना था जो बिहार का था, जिसका ईयर आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो नाम ही से है, सोन परियोजना सोन नदी पर, और कहाँ पे बेसिकली ये लोकेट कर रहा है तो ये आप लोग मैप पे एक बार जरूर देखिएगा। गंडक परियोजना हम लोग देखे थे, नेपाल और इंडिया के समझौता से हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा कहाँ एग्जैक्टली वो रीजन है जहाँ पे गंडक परियोजना स्थापित किया गया है। बाकी कोसी परियोजना हम लोग देख ही लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जल प्रताप का। ठीक है, यहाँ पे जो बिहार में जो फेमस जल प्रताप है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए जल प्रताप क्या होता है। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसी को क्या कहा जाता है, जल प्रताप कहा जाता है। अब बिहार के प्रमुख जल प्रताप कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा कहाँ पे है बिहार में। ककोलत जल प्रताप है, ये है नवादा डिस्ट्रिक्ट में। दुर्गावती जल प्रताप है रोहतास में, सबसे ऊंचा है। ठीक है, बिहार में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, दुर्गावती जल प्रताप, जो कि रोहतास के पहाड़ियों पे है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। कर्मनासा जल प्रताप यह है बक्सर में। और धुआं कुंड जल प्रताप यह है सासाराम रोहतास में। मंझड़ कुंड जल प्रताप यह है सासाराम में, ये भी रोहतास के अंतर्गत आता है। जियार कुंड जल प्रताप यह है भोजपुर में। देखिए ये नया है, बाकी तो सब पता ही होगा सबको, लेकिन ये थोड़ा नया है। जियार कुंड जल प्रताप ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और तेलहर कुंड जल प्रताप है, ये है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग देखने वाले हैं बिहार की प्रमुख झीलें। तो प्लेस याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये एग्जामों में। तो कांवड़ झील जो है ये बेगूसराय में है। गोगा भील या घोगा भील जो है ये है कटिहार में। कुशेश्वर झील है, ये है दरभंगा में। घोड़ा कटोरा लेक या घोड़ा कटोरा झील है राजगीर, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अनुपम झील है, यह है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। सिमरी झील है सहरसा में। जगतपुर झील है भागलपुर में। और मोती झील है कहाँ पे, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। उसके बाद है सरैया मन, ये भी झील है, ये बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। पिपड़ा मन ये है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, ये सारे झील स्थित है। तो ये जितने भी झील हम लोग देखे इसका प्लेस एवं डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अभी हम लोग कुछ देर पहले कवर किए थे बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ पे बिहार की प्रमुख नहरें के बारे में हम लोग जानेंगे, उसी परियोजना से जो नहर निकली हुई है। तो जैसे पहला है यहाँ पे त्रिवेणी नहर, ये किस नदी पर स्थित है, गंडक नदी पर। तिरहुत नहर ये गंडक नदी पर है, और इससे जो लाभान्वित होते हैं कौन कौन से होते हैं बता रहे हैं अभी आपको। और तीसरा कौन सा है, दोन, ये भी गंडक नदी, ये तिरहुत, त्रिवेणी और दोन, ये तीनों है गंडक नदी पर। इससे जो लाभान्वित क्षेत्र है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली बिहार के, तो वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। ये सब जो है लाभान्वित क्षेत्र है इस सब नहर से। दूसरा आता है कोसी, पूर्वी कोसी, जो कि कोसी पर बना हुआ है। और ये पूर्वी कोसी परियोजना से जो पूर्वी तरफ के नहर गुजरी है उससे अररिया, सुपौल और पूर्णिया में सिंचाई की जाती है। और वहीं कोसी से पश्चिमी की ओर जब नहर निकलती है तो वो भी कोसी नदी पर ही बना है। उससे जो लाभ मिलता है दरभंगा, मधुबनी और सुपौल डिस्ट्रिक्ट को लाभ मिलता है। आगे है राजपुर, ये भी कोसी नदी पर बना हुआ है। ये सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय में सिंचाई का काम होता है इससे। पूर्वी सोन जो है सोन नदी पर बना हुआ है। इससे लाभान्वित जो होते हैं औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना एवं गया एवं अरवल, ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट जो है लाभान्वित होते हैं पूर्वी सोन नहर कैनल से। नहर पे एक और पश्चिम की ओर नहर गुजरती है जिसको पश्चिमी सोन नहर कैनल कहा जाता है। और इससे लाभान्वित क्षेत्र जो है रोहतास, भोजपुर, कैमूर एवं बक्सर डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होते हैं। लिस्ट एकदम आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के प्रमुख जल कुंड है जो गर्म जल कुंड के नाम से हम लोग जानते हैं, वो कौन कौन से है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है मुंगेर और राजगीर इलाके में सबसे ज़्यादा है। तो देखिए राजगीर में कौन कौन से गर्म जल कुंड अवस्थित है। तो ब्रह्मकुंड यहाँ पे है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मकुंड जल कुंड है, सबसे गर्म जल कुंड है। उसके बाद है सप्तधारा, मखदूम कुंड एवं गोमुख कुंड, सूर्य कुंड एवं नानक कुंड। इतने सारे जो कुंड है ये कहाँ पर है, राजगीर में है। मुंगेर में कौन से है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, सिंगार ऋषि कुंड है, पंचतर कुंड है, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड, भीम बांध एवं भरारी कुंड। ये सारे कुंड जो है ये मुंगेर में है। और ये सब जल कुंड जो है ये गर्म जल कुंड है। एक गया में है अग्नि कुंड नाम से, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने वाले हैं बिहार के मिट्टी। बिहार के ऊपरी सतह पर फैले मोटे
मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि प्रमुख भूमिका निभाती है। मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, मृद विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। विश्व मृदा दिवस हर साल मनाते हैं 5 दिसंबर को। ये भी याद रखना आपको, ये अक्सर पूछा जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ पर लगभग 90% क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी जो है कछारी मिट्टी या फिर अपोड मिट्टी भी कहा जाता है उसको, इसमें पाई जाती है बिहार के मैदानी भाग में। ठीक है। मैदानी भाग उसको कहा जाता है जो बिहार के गंगा वाले इलाकों में जो है उसको मैदानी भाग कहा जाता है। जो मिट्टी है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तर बिहार की मिट्टी और दूसरा है दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो अलग अलग मिट्टी दोनों साइड में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिट्टी किस भाग में पाया जाता है। तो पहले हम लोग बात करें उत्तर बिहार की मिट्टी, और इस साइड है यहाँ पे आपको दक्षिणी बिहार की मिट्टी। तो उत्तर बिहार की मिट्टी में जो पाया जाता है वो कौन है? पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है। ये सारे जो है उत्तर बिहार की मिट्टी माना जाता है। बाकी मिट्टी है यहाँ पे टाल मिट्टी, ये दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको करेल केवाल मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लाल पीली या बलथर मिट्टी, ये जो है बिहार के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे जानेंगे जो उत्तर बिहार की मिट्टी में जो जितने मिट्टी हम लोग देखे थे, पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी यहाँ से लेंगे। उत्तर बिहार का जो मिट्टी का निर्माण है, हिमालय से निकलने वाली जितने भी नदी है, वो गंगा हो, गंडक हो या बूढ़ी गंडक या कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्गीकरण है इसका पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में सुमेसर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। तो याद रखिएगा, बिहार में जो है उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला भाग है पर्वतीय मिट्टी। तो ये पर्वतीय मिट्टी जो है उत्तर पश्चिम भाग में, बिहार के जो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसके उत्तर पश्चिम भाग में जो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सुमेसर श्रेणी, उसके आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है। ठीक, और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। दूसरा मिट्टी है तराई मिट्टी। यह मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक है, जो कि 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के रूप में आप लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग बिहार की मैप में अगर देखें तो ये आपको कहाँ से, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक में ये मिट्टी आपको मिलेगा, तराई मिट्टी। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगह पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है इस तराई मिट्टी के रीजन में। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग एवं या फिर पीले रंग की होती है। इस मिट्टी में धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए जो है इस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। उत्तरी बिहार का तीसरा मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्र में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा, गंडक, डोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में होता है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है। तो ये बात याद रखेंगे, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसमें किसकी अधिकता होती है? तो चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती थी। ये भी याद रखना आपको, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब बेसिक नेचर होता है इसका। इसके मुख्य रूप से इसमें जो उपजता है धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, जिसको बांगर मिट्टी कहा जाता है। चौथा वर्गीकरण है जिसको कहा जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष जो हर साल बाढ़ आता है बिहार में, उसके द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहा जाता है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार है कहाँ से? गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में इसका विस्तार आपको मिलता है और ये बहुत ही उपजाऊ होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है, इस मिट्टी का रंग आपको हल्का भूरा दिखेगा।
इसमें बालू जो कलई कहा जाता है, बालू और चिक्का जिसको कलई कहा जाता है, इसकी प्रधानता मौजूद होता है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है, मतलब बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि का पैदावार जो है बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी की, ठीक है। जो दक्षिण बिहार में मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, वहाँ भी 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य के वाले भाग जो है उसको दक्षिणी बिहार का मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिणी बिहार मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आइए इस 4 भागों को हम लोग देखते हैं। दक्षिणी बिहार के 4 भागों में बांटी गई मिट्टी में पहला मिट्टी है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, मतलब कि ऊंचे हुआ भाग, जो दबा हुआ भाग होता है उसको कहा जाता है निम्न भूमि का क्षेत्र, जो वर्षा ऋतु में जल से भर जाता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट से लेकर बक्सर से भागलपुर तक ये जो फैला हुआ है, जो आपको देखने को मिल जाएगा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के रूप में गंगा के किनारे किनारे बक्सर से लेकर भागलपुर तक। यह मिट्टी जो होते हैं मोटे कण वाली होती है और धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसल जो है रबी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है और यह दलहन उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये टाल मिट्टी की विशेषताएं थी। अगला मिट्टी है दक्षिण बिहार की कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फाल्गु, पुनपुन, किऊल नदी के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। ये रीजन आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा, कहाँ से? गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फाल्गु, पुनपुन, किऊल नदी के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसकी उर्वरकता शक्ति कुछ कमज़ोर होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है ये ज़मीन। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है मक्का, सरसों, मिर्च आदि इस मिट्टी में उपजाई जाती है, कगारी मिट्टी में। अगला विभाजन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो दक्षिणी बिहार का है, उसको करेल केवाल मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस मिट्टी का विस्तार है बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक ये मिट्टी फैला हुआ है। इस मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है बहुत अधिक होती है, मतलब अधिक होती है, ठीक है, तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग हल्का गाढ़ा भूरा होता है, पीला एवं हल्का होता है, ठीक है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन से है? मक्का है, धान है, बाजरा है, आलू है, अरहर है, गेहूं आदि फसल के लिए ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी अच्छी मानी जाती है दक्षिणी बिहार में। और लास्ट है ये लाल पीली बलथर मिट्टी कहा जाता है इसको। ये मिलेगा आपको कैमूर श्रेणी के निकट के आसपास, राजमहल पहाड़ी के आसपास ये मिलेगा। 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इस पट्टी का विस्तार है। लाल या फिर इसको बलथर मिट्टी कहा जाता है। यह बलथर मिट्टी आपको मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा जमुई में, मुंगेर में, खड़गपुर के पहाड़ी वाले क्षेत्र में, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पहाड़ी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की जो है ज़्यादा मात्रा होता है। इसकी उर्वरकता शक्ति काफ़ी कम होती है। तो याद रखिएगा ये बलथर मिट्टी भी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि बालू होता है तो बहुत कम होता है इनका जल संग्रहण का क्षमता। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल होती है। तो ये बात याद रख लेंगे आप लोग, किसके कारण लाल होता है ये बलथर या लाल मिट्टी? तो लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह मिट्टी जो है लाल होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक, अम्लीय मतलब एसिडिक नेचर होता है इसका। इस मिट्टी में जो है मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। उसके अलावा है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, लाल बलुआई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी की भी अंश पाए जाते हैं। किस मिट्टी में? लाल बलुआई मिट्टी में। इस मिट्टी में मुख्य रूप से जो उपजाया जाता है ज्वार, बाजरा, मक्के जैसे मोटे अनाज के लिए उपयोगी माना जाता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा आप लोग को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए लोग चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।